नमस्कार, मैं मनीष हिंदवी। 24 फरवरी 2022 रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन सॉइल पर, यूरोपियन धरती पर यह सबसे बड़ा अटैक है। आज 8वां दिन है युद्ध का और चारों तरफ आशंका के बादल छाए हुए हैं। क्या होगा? तीसरा यूएस युद्ध होगा, न्यूक्लियर वॉर होगा, लाखों जानें खतरे में हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो युद्ध शुरू हो गया है, क्योंकि 2 बार की वार्ता विफल हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है इस रूस और यूक्रेन वॉर का। वैसे तो मेरी नजर में युद्ध का कोई कारण नहीं होता है, सिवाय अहम के, पूर्वाग्रह के और विस्तारवादी नीतियों के। और जैसे जैसे इस युद्ध के कारणों में भी हम चर्चा करेंगे, वैसे वैसे ये पाएंगे कि इसके भी अंदर परत दर परत कहीं ना कहीं यही भावनाएं हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है कारण रूस यूक्रेन युद्ध के। रॉयटर्स के अनुसार मार्च 2 तक लगभग 9,000 जाने जा चुकी हैं। लगभग 10 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं अपनी जगह से। 100 बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं और ईश्वर जानता है अभी कितनी तबाही बाकी है। मैं जब इस युद्ध, इस बर्बादी के कारणों को पढ़ने और समझने की कोशिश करता हूं तो इस कहानी में मुझे 3 पात्र दिखाई पड़ते हैं। एक यूक्रेन है, एक रशिया है और एक तरफ यूएस और नाटो है। बात यूक्रेन से शुरू करते हैं। 1991 के पहले यूक्रेन जब सोवियत यूनियन का एक हिस्सा हुआ करता था तो ये यूक्रेन नहीं, द यूक्रेन हुआ करता था। द लगा था कि एक जमीन का टुकड़ा था, ज्योग्राफिक आइडेंटिटी थी इसकी, एक आजाद मुल्क की आइडेंटिटी इसकी नहीं थी। 91 के बाद, आजाद होने के बाद द हटा दिया गया। मगर इतिहास के एक लंबे कालखंड में यूक्रेन ज्यादातर विदेशी आक्रांताओं के कब्जे में रहा है और उसमें इधर खासतौर से 17वीं शताब्दी के बाद आप देखेंगे तो ये रशिया के कब्जे में रहा है। उसी का नतीजा है कि आज यूक्रेन में हर 6 में से 1 आदमी एथनिक रूप से रशियन है। हर 3 में से 1 आदमी की मातृभाषा रशियन है और देश की ज्यादातर मीडिया रशियन है। अब झगड़ा यह है कि देश का एक हिस्सा रूस को आक्रांता के रूप में देखता है और उसका विरोध करता है। एक दूसरा हिस्सा है जो अपनी और रूस की हिस्ट्री और हेरिटेज को एक मानता है और रूस के साथ जुड़ाव महसूस करता है। असल में यूक्रेन वैचारिक और सांस्कृतिक रूप से 2 भागों में बटा हुआ है, ईस्ट और वेस्ट। अगर आप मैप को देखेंगे तो वो डिवीजन आपको साफ दिख जाएगा। जो वेस्ट है वो प्रो यूरोपियन है, वो आपको अपने आप को यूरोप से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, जो मूलतः यूक्रेनियन भाषा बोलते हैं। ईस्टर्न हिस्सा है जो अपने आप को रशिया से जुड़ा, यहीं पर इतनी रशियंस यहां पर ज्यादा हैं और ये अपने आप को रशिया से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आज भी यहां पर ईस्ट यूरोप, जो ईस्ट यूक्रेन है, यहां पर जो सोवियत रूस के फाउंडर हैं लेनिन, इनकी बहुत सारी मूर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत सारी मूर्तियां यहां पर आज भी मौजूद हैं। तो ये जो नेशनल आइडेंटिटी क्राइसिस है यूक्रेन का, सच ये है कि ये मसला कभी सुलझा ही नहीं। तो आप कह सकते हैं कि बिखराव के बारूद यूक्रेन में हमेशा से मौजूद रहे। जो नेक्स्ट प्लेयर है वो है रशिया। रशिया का मैं 4 जुड़ाव देखता हूं, हिस्टोरिकल, जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक और पुतिन अपने आप में खुद। हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक रूप से रशिया अपने आप को यूक्रेन से बहुत जुड़ा हुआ पाता है। आप यूं कह सकते हैं कि लंबे समय से यूक्रेन हिस्सा रहा है रशिया का और कुछ जानबूझकर डेलिबरेटली भी यूक्रेन को रशिया के साथ जोड़ लिया गया। आप कहेंगे कैसे? 17वीं शताब्दी में कैथरीन द ग्रेट जब शासक हुआ करती थी रशिया की, तो उन्होंने रूसीफाइंग शुरू कर दी थी यूक्रेन की। रूसीफाइंग का मतलब यह है कि ढेर सारे लोगों को रशिया से भेजकर यूक्रेन में बसा दिया गया।
जिनकी जो इथनिक रशियंस की बात मैं बार बार कर रहा हूं, रशियन भाषा को इम्पोज किया गया उनके ऊपर, उनको जबरदस्ती पढ़ाया गया, सिखाया गया। 18वीं शताब्दी में तो कुछ दशक ऐसे भी हैं जहां पर यूक्रेनियन भाषा को ही यूक्रेन में बैन कर दिया गया। आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो ईस्ट में ढेर सारी कोल माइंस हैं, आयरन माइंस हैं, उसका जो लैंड है वो बड़ा फर्टाइल है, मतलब दुनिया के चंद फर्टाइल हिस्सों में से माना जाता है ईस्टर्न यूक्रेन। रशिया की बहुत सारी मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाने वाली फैक्ट्री भी वहां पर मौजूद है। रशिया यूक्रेन को एक लार्जर स्टेज के रूप में देखता है और वो यूक्रेन के जरिए वर्ल्ड में कह लीजिए या यूरोप में कह लीजिए अपने खोए हुए प्रभुत्व को स्थापित करना चाह रहा है। पुतिन इस बहाने अपनी विरासत को मजबूत करना चाह रहे हैं। तीसरे प्लेयर के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स है और नाटो है। यूनाइटेड स्टेट इसलिए क्योंकि उसको अपनी पूरी दुनिया पर अपनी चौधराहट बनाए रखनी है, हर जगह इंटरफियर करना है, डेमोक्रेसी के नाम पर अपना प्रभुत्व जमाए रखना है। यहां तक कि यूक्रेन को भी एक बड़ी मिलिट्री फंडिंग करता है यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप साहब पूछेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स यूक्रेन को मिलिट्री फंडिंग क्यों करता है, तो आपको जवाब वही ले जाएगा जो मैं कह रहा हूं। और वैसे भी कोल्ड वॉर के मतलब सोवियत रूस के विघटन के बाद आप कह लीजिए, जब कोल्ड वॉर खत्म हो रहा है तो अमेरिका एक अकेली ताकत बनकर इस दुनिया में उभर रहा है। ये अलग बात है कि आज की डेट में उसे चीन से एक तरीके से वो मिलने लगी है, चैलेंज मिलने लगा है चीन से। मगर 90 का दशक और उसके बाद का हिस्सा आप देखिए, और खासतौर से 2000 की शुरुआती दौर में तो आप देखिए, तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट अकेली ताकत बनकर पूरी दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमा रहा है। नाटो की अगर बात कर लें तो 1949 में यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और कुछ वेस्ट यूरोपियन देशों ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। इसके बनने के पीछे के थोड़े कारणों को समझने के लिए आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1945 में खत्म हुआ उसके आसपास चलना होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो रहा है तो यूरोप बुरी तरीके से तहस नहस हो गया है, आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया है, मिलिट्री सैन्य रूप से कमजोर हो चुका है। तो सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, ये दोनों एक बड़े कारक हैं। उधर अमेरिका यह सोच रहा है कि एक मजबूत और सशक्त यूरोप रशिया के कम्युनिस्ट के एक्सपेंशन को रोकेगा, तो दोनों के हित मिल रहे हैं। यूरोप मदद के लिए अमेरिका की तरफ देख रहा है और अमेरिका यूएसएसआर के एक्सपेंशन को रोकने के लिए, मजबूत यूरोप बनाने के लिए तैयार है। अब हो क्या रहा है, एक मार्शल प्लान अमेरिका ला रहा है। मार्शल प्लान जिसके तहत वो भारी इकोनॉमिक एड दे रहा है यूरोपियन देशों को। इतना ही नहीं है, वो उन्हें सुरक्षा देने की भी बात कर रहा है। उधर यूएसएसआर ना सिर्फ इस प्लान में शामिल होने से मना कर रहा है, बल्कि जो ईस्ट यूरोपियन देश हैं, जो कम्युनिस्ट देश हैं, उसके साथी हैं, उन्हें भी मना कर रहा है कि आप ये सहयोग नहीं लेंगे। शीत युद्ध की शुरुआत का समय मान लीजिए इसको, जहां पर दो बड़े ध्रुव अपने अपने गुट बड़े मजबूती से कायम कर रहे हैं और अपना प्रभुत्व पूरी दुनिया पर जमा लेना चाहते हैं। दो विचारधाराओं का झगड़ा था, एक पूंजीवाद और एक साम्यवाद। तो दोनों अपना प्रभुत्व दुनिया पर जमाना चाह रहे हैं। अब यहां से और थोड़ा अगर आगे बढ़िए तो आप देखेंगे कि मार्शल प्लान के बाद की जो स्थितियां आ रही हैं, तो दोनों के हित आपस में मिल रहे हैं। तो 45 से 49 के बीच में, 1949 के बीच में ये बात स्पष्ट हो गई कि एक मिलजुल कर संगठन बना लेना चाहिए, और वहीं से गठन होता है नाटो का। 1990 के आसपास जब सोवियत रूस टूट रहा है, तो वेस्टर्न यूरोप के बहुत ढेर सारे बड़े नेताओं ने मिखाइल गोर्बाचोव को इस बात का एश्योरेंस दिया कि नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा। मगर अगर आप 90 के बाद और खासतौर से 97 के बाद का
नाटो का एक्सपेंशन देखेंगे तो वो ज्यादातर सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन देशों को शामिल करके ही हो रहा है, चाहे अल्बानिया हो, पोलैंड हो, चेक हो, हंगरी हो, बुल्गारिया हो, स्लोवाकिया हो, चेक रिपब्लिक हो, ये सब बेसिकली 1997 के बाद शामिल हो रहे हैं। अब हो क्या रहा है, जिस तरीके से नाटो का डिप्लॉयमेंट और एक्सपेंशन ईस्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है, रशिया को लग रहा है कि कोल्ड वॉर में जैसे उसको आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही थी, वही कोशिश फिर हो रही है। तो कहीं ना कहीं असुरक्षा बढ़ रही है रशिया में कि जो ये वेस्टर्न यूरोपियन देश हैं और खासतौर से अमेरिका उसे आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। किस कदर का अविश्वास दोनों मतलब सारे लोगों के बीच में है, मैं दो पोल्स आपको बताता हूं। एक लेवाडा पोल हुआ 2016 में, उसमें 68% रशियंस ने यह माना कि ये जो डिप्लॉयमेंट है या एक्सपेंशन है नाटो का, ये रशिया के लिए थ्रेट है। एक प्यू रिसर्च सेंटर है, उसकी 2017 में रिपोर्ट आई कि पोलैंड में उसने किया कि 65% पोल्स इस बात को मानते हैं कि सबसे बड़ा थ्रेट रशिया है। तो ये जो अविश्वास उस क्षेत्र में, उस रीजन में फैल रहा है, जाहिर सी बात है ये अच्छा नहीं है और इसका खराब असर आने वाले सालों में दिख भी रहा है। इन इमीडिएट कारणों के अलावा आज के हालात को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। ईस्ट वेस्ट का जो झगड़ा यूक्रेन में है, जो उनकी अपनी नेशनल आइडेंटिटी क्राइसिस है, जिसकी बात मैं अभी पीछे कर रहा था, अब ये जो वेस्ट यूक्रेन है जहां पर एक मेजॉरिटी यूक्रेनियंस रह रहे हैं, ये बार बार यूरोपियन यूनियन से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, नाटो की मेंबरशिप मांग रहे हैं और उधर से भी बात हाँ कि आपको बनाया जाएगा। अब ये बार बार ये बातें रूस के मन में असुरक्षा पैदा करती हैं। उसे लगता है कि नाटो उसके बगल तक आ जाएगा। तो ये जो हालात बन रहे हैं ये बहुत मुफीद नहीं है। रशिया क्या चाह रहा है, अपना प्रेसिडेंट बैठाना चाह रहा है यूक्रेन में। विक्टर यानुकोविच जो उसके अपने हैं, वो 2004 में कोशिश करते हैं, सफल नहीं होते हैं, फिर 10 में कोशिश करते हैं और सफल होते हैं। ये जो मैप आप देख रहे हैं, अगर इस मैप में 4 और 10 को आप देखें तो स्पष्ट डिवीजन है। जो यूरोपियन यूनियन का सपोर्टेड आदमी है वो एकदम वेस्ट में मेजॉरिटी गेन कर रहा है और विक्टर यानुकोविच जो हैं वो ईस्ट में मेजॉरिटी गेन कर रहे हैं, 4 में भी और 10 में भी। खैर, 4 की असफलता के बाद 10 में वो सफलता हासिल करते हैं और सत्ता उनके हाथ में आ जाती है। 2010 से 14 के बीच में वो रूल कर रहे हैं। वेस्ट यूक्रेनियन की नज़र में बहुत खराब प्रेसिडेंट हैं, करप्ट हैं, ऑटोक्रेट हैं, तमाम बातें उनको लेकर कही जा रही हैं। 2013 में एक घटना हुई जिसकी गूंज आज तक सुनाई पड़ रही है यूक्रेन और रशिया दोनों में। नवंबर 2013 में एक यूरोपियन यूनियन की डील थी जिसे प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच ने रिजेक्ट कर दिया, उसे साइन नहीं किया। मना करते ही लंबे स्तर पर वेस्ट यूक्रेन में खास तौर पर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। यूरोमेडन के नाम से ये प्रोटेस्ट हुए। यूरोमेडन इसलिए कि यूरोप को लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहे थे और मेडन उस जगह का नाम है जिसको इंडिपेंडेंस स्क्वायर भी कहते हैं, ये कीव में है, जहां से ये प्रोटेस्ट शुरू हुए। जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट को बैक किया रशिया ने और प्रोटेस्टर्स को बैक किया यूरोपियन यूनियन ने। 2 मेजर कारण थे इन प्रोटेस्ट के। सबसे पहला कि जो बीमार अर्थव्यवस्था थी यूक्रेन की, तो वेस्ट यूक्रेनियंस को खास तौर पे लग रहा था कि अगर ये डील हो गई होती तो उनकी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचता। दूसरा, वो इस बहाने यूरोप से जुड़ने का भी एक रास्ता देख रहे थे। उन्हें लग रहा था ये जो कल्चरली वो यूरोप से अपना उनकी एफिनिटी जो है वो उनको लग रहा था हमें यूरोप से जुड़ जाना चाहिए। और दूसरा, वो विक्टर यानुकोविच को एक करप्ट, ऑटोक्रेटिक और रशियन स्टूज के रूप, यानी रशिया की कठपुतली के रूप में देख रहे थे। इसीलिए जो लड़ाई शुरू हुई, जो प्रोटेस्ट शुरू हुए इस नारे के साथ कि साइन द डील, मतलब उस डील को साइन किया जाए, वो कुछ ही दिनों में बदल गए विक्टर यानुकोविच मस्ट स्टेप डाउन। जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट थे बढ़ते गए और आखिर में इन्होंने तख्ता पलट कर दिया। प्रेसिडेंट विक्टर को भागना पड़ा और वो आजकल रशिया में रह रहे हैं। अपना प्रभुत्व वापस
कायम करने के लिए रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। ये 2014 की बात है। और एक प्रायद्वीप है ब्लैक सी के नॉर्थ कोस्ट पर, क्रीमिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया। क्रीमिया में बेसिकली इथनिक रशियंस ज्यादा हैं, यूक्रेनियंस जो हैं वहां माइनॉरिटी में हैं। 1783 से क्रीमिया पर रशिया का कब्जा था। 19 फरवरी 1954 को इसको रशियन एसएसआर यानी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक रशिया की जो थी उसने यूक्रेनियन एसएसआर को ट्रांसफर कर दिया। हालांकि ये दोनों हिस्से यूएसएसआर यानी सोवियत रूस का हिस्सा थे, तो बस रशिया से ये यूक्रेन के पास ट्रांसफर हो गई। 1991 में जब सोवियत रूस विघटित हो रहा है तो क्रीमिया एक ऑटोनॉमस रीजन के रूप में यूक्रेन के पास चला जा रहा है, जिसको 2014 में वापस कब्जा कर लिया रशिया ने। इधर क्रीमिया पे कब्जा किया गया और उधर ईस्टर्न यूक्रेन के कुछ हिस्सों में रशिया ने कुछ रिबल्स को खड़ा कर दिया और उन्होंने क्या किया, वहां पर यूक्रेन आर्मी से लड़ना शुरू किया और कुछ टेरिटरीज पर कब्जा करना भी शुरू कर दिया। बहुत तगड़ी लड़ाई हुई वहां पर और एक बार जब रिबल्स कमजोर पड़ने लगे तो रशिया ने सीधे अपनी आर्मी को वहां भेज दिया। हालांकि रशिया इस बात मतलब सीधे वो उनका जो बैज होता है वो उन लोगों ने नहीं लगा रखा था, मगर रशियन आर्मी थी और उसने रिबल्स के साथ मिलकर कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और 2 ऑटोनॉमस रीजन्स भी घोषित कर दिए गए, एक डोनेट्स्क के और एक लुहांस्क के। ये 2 हिस्से घोषित भी कर दिए गए। 2500 यूक्रेनियंस मारे गए और कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद का सबसे खराब दौर यूरोप में चल रहा था ये। उस वक्त भी कहा गया कि इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो जरूर कुछ पुतिन के मन में है और जरूर वो कुछ यूक्रेन से चाहते हैं जो समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात थी कि उस समय भी रशियन इकोनॉमी के हालात अच्छे नहीं थे और रशियन कंट्री में पुतिन ने जिस तरीके से अपना री इलेक्शन 2012 में कराया उसको लेकर भी तमाम विरोध था। नतीजा एक अति राष्ट्रवाद की भावना की तरफ पुतिन ने इन सारी समस्याओं से लोगों का दिमाग हटाकर शिफ्ट कर दिया और होता नहीं वो जो एंटी वेस्टर्न उन्माद पैदा किया उन्होंने, वेस्टर्न यूरोप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ एक उन्माद पैदा किया उन्होंने और अति राष्ट्रवाद की तरफ सबको लेकर चले गए। सारी समस्याओं से उन्होंने भटकाने के लिए, कहा जाता है कि उन्होंने भटकाने के लिए क्रीमिया को एनेक्स किया, ईस्टर्न यूक्रेन पर हमला किया और कहा कि ये जो यूक्रेन है ये ग्रेटर रशिया का पार्ट है। इस तरह की तमाम बातें करी उन्होंने और इतिहास बताता है कि 2014 में 12 के बाद जो उनकी लोकप्रियता घट रही थी, 2014 में फिर ऊंचाइयों की तरफ चली गई। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद के बीच की जो महीन रेखा है हम उसे समझ नहीं पाते और अक्सर अति राष्ट्रवाद के चक्कर में जो लोकतंत्र की मूल भावना है उससे हम भटक जाते हैं। खैर, आज हम सीमित रहेंगे यूक्रेन और रशिया पर। इन घटनाओं के बाद मिन्स्क एग्रीमेंट, बेलारूस की जो राजधानी है, वो एग्रीमेंट साइन हुए। अगर हम वहां तक जाएं उसके पहले फिर एक बार नाटो पर चलते हैं और नाटो और यूक्रेन के रिश्ते को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यूरोपियन यूनियन और नाटो का जो रिश्ता रहा है वो बड़ा पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल रहा है और यूरोमेडन प्रोटेस्ट जो हुए थे उसका एक टारगेट ये भी था कि इस रिश्ते को बेहतर किया जाए। जून 2021 में ब्रुसेल्स में एक समिट हुई नाटो लीडर्स की और वहां 2008 का वो डिसीजन दोहराया गया कि यूक्रेन को हम हिस्सा बनाएंगे नाटो का। 30 नवंबर 2021 को पुतिन ने इस पर जबरदस्त ऑब्जेक्शन रेज किया और उन्होंने कहा यूक्रेन में किसी भी तरीके की का जो नाटो का डिप्लॉयमेंट है या जो उनका लॉन्ग रेंज मिसाइल्स वो लगाते हैं जिसकी जद में रशियन सिटीज आएंगी, इन सब चीजों को लेकर पुतिन ने बहुत जबरदस्त आक्रोश व्यक्त किया। ये अभी ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, 30 नवंबर 2021 की बात मैं बता रहा हूं आपको। और उन्होंने जो बाइडेन से बात कर ये कहा भी कि आप मुझे लीगल गारंटी दीजिए कि इस तरह की कोई चीज नहीं होगी। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो असुरक्षा जो रशिया के मन में है कि नाटो धीरे धीरे उसके मुहाने तक आकर खड़ा हो गया है और नाटो
और यूरोपियन लीडर्स और रशिया के बीच में बात जो 1990 के बीच में हुई थी कि ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि एक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के थिंकर्स हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए था। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है इन सारी बात को समझने के लिए। खैर, एक तरफ पुतिन जो बाइडेन से बात करके लीगल गारंटी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, वो बड़ा उल्टा जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यूक्रेन और जो 30 सदस्य देश हैं नाटो के, वो मिलकर तय करेंगे कि यूक्रेन हिस्सा बनेगा नहीं बनेगा, डिप्लॉयमेंट होगा कि नहीं होगा, और इसमें रशिया का कोई से नहीं है, रशिया का कोई वीटो नहीं है। वो कहते हैं रशिया इस तरह का कोई दबाव बनाने की कोशिश ना करे। वापस चलते हैं मिन्स्क एग्रीमेंट पर जो 2014 में साइन हुए। बड़ी लंबी वार्ता हुई बेलारूस की राजधानी में। ट्राइलेटरल कॉन्टैक्ट ग्रुप था, यूक्रेन, रशिया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन OSCE। 5 सितंबर 2014 को एग्रीमेंट साइन हुआ। डोनेट्स्क और लुहांस्क के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसमें शामिल हुए। हालांकि तब तक उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया गया था, मगर रशिया के जिद पर रिबेल लीडर्स को भी इसमें शामिल किया गया। एग्रीमेंट फेल हो गया, लड़ाई जारी रही। 12 फरवरी 2015 को पुनः मिन्स्क 2 के नाम से नए एग्रीमेंट साइन हुए और उसके बाद लड़ाई धीरे हुई। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हालात उसके बाद बद से बदतर होते गए। रशिया की अपनी सुरक्षा, नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, ये सब लगातार चलता रहा और उसका नतीजा ये हुआ कि 21 फरवरी 2022 को रशिया ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया लुहांस्क और डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक को ऑटोनोमस स्टेट के रूप में। 22 फरवरी 2022 को पुतिन ने डिक्लेयर कर दिया कि मिन्स्क 2 के एग्रीमेंट जो थे उन्हें मैं खारिज करता हूं, और उसका सारा ठीकरा फोड़ा यूक्रेन के सर पर कि जो भी गलती है इनकी वजह से है, जो एग्रीमेंट फेल हुआ वो इनकी वजह से हुआ। इनके नाटो की तरफ और यूरोपियन यूनियन की तरफ जो जाने का ये बार बार दबाव बना रहे हैं, उसकी वजह से ये एग्रीमेंट टूटा है। और 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने कोशिश की है उन कारणों को समझने और समझाने की जो इस वॉर के पीछे हैं। देखिए, युद्ध किसी भी हालात में खराब है, मगर होते हैं उनके अपने कारण, अपने फैक्टर्स होते हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध के भी अपने फैक्टर्स हैं, उन्हीं को समझने और समझाने की कोशिश मैंने की है। परसों या नरसों 1-2 दिन के अंतराल पर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि युद्ध किस तरफ बढ़ रहा है एक नए वीडियो में, और जो हमारे बच्चे वहां फंसे हुए हैं वो कितने बच्चे लौट आए, कितने फंसे हुए और किन हालात में क्या क्या परेशानियां वो झेल रहे हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। 2 दिन के बाद हम फिर इसी रशिया और यूक्रेन के मुद्दे पर फिर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।